कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। कुछ ही दिनों में नीलू से मिलने वर्षा भी आ गई। वर्षा की आंखों में सच्चा दुख था। उसने नीलू का हाथ पकड़कर कहा, नीलू, तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मैं भी तेरे साथ हूँ। बचपन से ही तेरे साथ रही हूँ ना, तुझसे जलन भी रही, पर आज लगता है तू कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है। नीलू ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, वर्षा, तू सच कह रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है। शायद भगवान ने तुझे बदल दिया है। मीनाक्षी ने दोनों को साथ देखकर कहा, अच्छा ही है। नीलिमा, मुसीबतों में जो दोस्त खड़ा होता है वह असली होता है। वर्षा की आंखें भर आई। उसने उन्हें पहुँचते हुए कहा, हाँ दीदी, अब मैं हमेशा इसके साथ रहूँगी। दिन बीतते बीतते फिर से कोचिंग का माहौल नीलू के लिए जीवन रेखा बन गया। प्रताप और मीनाक्षी ने उसे बार बार समझाया कि वही उसकी असली ताकत है। बच्चों की भीड़, उनकी मासूम आंखें और इज्जत से भरी आवाज़ें नीलिमा मैडम उसके जख्मों पर मरहम जैसा असर कर रही थी। एक दिन मीनाक्षी मैम ने अपने भाई प्रताप से कहा, अनुराग नाम के लड़के का रिश्ता नीलिमा के लिए आया था। अनुराग एक साधारण लेकिन पढ़ा लिखा और समझदार युवक है। उसका स्वभाव शांत और जिम्मेदार है। हाँ दीदी, लड़का शिक्षक है। आप कहे तो पता करूं उसके बारे में। हाँ प्रताप, हो सके तो जल्दी ही इनकी एक छोटी सी मीटिंग करवाओ। एक रविवार को मीनाक्षी और प्रताप के कहने पर नीलिमा अनुराग से मिलने गई। अनुराग एक पार्क में बैठा नीलिमा का इंतजार कर रहा था। नीलू ने साधारण सा सलवार कुर्ता पहना था और चश्मा हाथ में पकड़ रखा था। आंख में वह छोटा सा तिल हमेशा की तरह साफ दिख रहा था। अनुराग ने मुस्कुराकर हाथ के इशारे से उसे पास बुलाया। थोड़ी देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर अनुराग ने ही चुप्पी तोड़ी। मुझे भावेश के बारे में कोई खबर नहीं थी। उसे हमने खो दिया, जिसका मुझे बहुत दुख है। नीलू ने नीची निगाह करते हुए बस हूँ कहा। अनुराग ने तब दुखी भाव से कहा, उस दुख के समय मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। अनुराग ने यह कहकर गंभीरता से उसकी तरफ देखा। कुछ देर दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहा। तभी निगाहें नीची किए हुए ही नीलू ने कहा, महिमा दीदी। इतने में अनुराग झट से बोल गया, मुझे तुम्हारी आँख के तिल में कोई कमी नहीं लगती, बल्कि यह तुम्हारी पहचान है। इंसान की खूबसूरती उसके दिल और स्वभाव से होती है, चेहरे से नहीं। नीलू चौंक गई। उसने सोचा था शायद यह तिल ही उसकी किस्मत रोक देगा, पर अनुराग की सहजता ने उसे हिला दिया। कुछ ही दिन बाद अनुराग की बड़ी बहन महिमा कोचिंग सेंटर में ही नीलिमा को मिलने आई। नीलिमा हल्की गुनगुनी धूप में खड़ी थी। उसके चेहरे पर सूरज की धूप की छाया पड़ रही थी। महिमा ने उसे ध्यान से देखा। उसकी सादगी और आत्मसम्मान ने मन जीत लिया, लेकिन वही आँख का तिल उसके मन में सवाल बनकर टक गया। महिमा ने मन ही मन सोचा, लड़की अच्छी है, पर क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? क्या रिश्तेदार बार बार उंगलियां नहीं उठाएंगे? उसके माथे पर हल्की सिकन आ गई। मीनाक्षी, जो उनके पीछे खड़ी थी, महिमा की उस सिकन को पहचान गई। उसने आगे बढ़कर कहा, नीलिमा मेरी स्टूडेंट रह चुकी है और अब मेरे जैसी टीचर। दिल की बहुत साफ है। देखिए, सुंदरता तो क्षणिक होती है, पर स्वभाव और कर्म जीवन भर चलते हैं। महिमा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान देकर चुप रह गई, लेकिन उसके मन का द्वंद्व अब भी बाकी था।
विकास जो कभी नीलिमा का पहला प्यार था, अचानक एक दिन वह कोचिंग सेंटर के बाहर दिखाई दिया। नीलिमा, उसने पुकारा। नीलू ठिठक गई। उसकी आंखों में अनगिनत यादें उमड़ गई। तुम यहाँ? विकास ने हिचकते हुए कहा। हाँ, मैं काम से आया था। सुनो, सुना तुम्हारे भाई भावेश? उसकी आवाज़ भारी हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ। नीलू की आंखों में आंसू छलक आए। हाँ विकास, मेरा सब कुछ टूट गया। विकास कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला। नीलिमा, अगर कभी लगे कि तुम्हें सहारे की ज़रूरत है तो मैं। नीलू ने उसकी आंखों में झांका। वहाँ वही पुरानी सच्चाई थी, लेकिन अब उसका रिश्ता अतीत बन चुका था। अनुराग जो सहजता से नीलिमा को अपनाना चाहता था, महिमा जिसकी स्वीकृति बिना रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। मीनाक्षी और प्रताप अब दुविधा में थे। उन्हें नीलिमा की खुशी सबसे अहम थी। एक शाम मीनाक्षी ने नीलिमा से पूछा, नीलिमा तेरी इच्छा क्या है? अनुराग तुझे अच्छा लगता है या दिल अब भी कहीं विकास में अटका है? यह सुनते ही नीलू का चेहरा लाल पड़ गया। कुछ भी हो, मीनाक्षी मैम उसकी टीचर थी। उन्होंने फिर कहा, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर अपने मन की बात खुद कह सकती हो। नीलू ने गहरी सांस ली। दीदी, सच कहूँ तो मेरा मन अब बहुत उलझ गया है। विकास मेरा पहला प्यार था, पर उसने समय रहते साथ नहीं दिया। अनुराग मुझे सहज और सच्चा लगता है, लेकिन महिमा दीदी की आंखों में जो शक देखा है वह मुझे डरा रहा है। मीनाक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नीलिमा, तू अपनी जिंदगी किसी और की सोच पर मत छोड़। जो तेरा दिल कहे वही कर। कुछ दिन बाद महिमा ने मीनाक्षी को बुलाया और बातचीत में नीलिमा को सिरा पकड़ाकर कहना शुरू किया। देखिए, मुझे नीलिमा पसंद है, पर उस दिल की वजह से कई रिश्तेदार ताने देंगे। मैं नहीं चाहती मेरे भाई की जिंदगी मुश्किलों में फंसे। मीनाक्षी ने व्यथित होकर कहा, आप कैसी बातें करती है? हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है। अगर आप दिल को ही उसकी कमी बना देगी तो उसके गुणों का क्या होगा? नीलिमा वह लड़की है जो दूसरों को सहारा देती है। वह उसके भाई का जीवन उजाड़ेगी नहीं, संवार देगी। महिमा सोच में पड़ गई। उधर नीलू ने खुद से एक फैसला कर लिया था। उसने आईने में देखते हुए कहा, यह दिल मेरी कमजोरी नहीं, मेरी पहचान है। अगर कोई मुझे इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकता तो मुझे भी ऐसे रिश्ते की ज़रूरत नहीं। उसकी आंखों में हमेशा की तरह आत्मविश्वास की चमक लौट आई। अब माहौल बदल चुका था। बिट्टू की मौत ने परिवार को तोड़ दिया, पर उसी ने नीलू को और मजबूत बना दिया था। महिमा का फैसला अब आने वाला था। अनुराग पूरी तरह तैयार था। विकास कहीं न कहीं अब भी नीलू के आसपास मंडरा रहा था। अनेक ऐसे सवाल जिनका उत्तर भविष्य में छुपा है। मीनाक्षी और प्रताप ने मन ही मन ठान लिया था, नीलिमा का जीवन अब उसी की मर्जी से चलेगा। उसकी आंख का तिल उसके सपनों को रोक नहीं सकता। मोहल्ले का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। बिट्टू की कमी सबको खल रही थी, लेकिन समय की धारा किसी के लिए नहीं रुकती। हर दिन अपने साथ नई चुनौती, नया मूड लेकर आता। नीलू अब पहले वाली मासूम चंचल लड़की नहीं रही थी। उसके चेहरे पर गंभीरता, आंखों में धैर्य और चाल ढाल में आत्मविश्वास झलकने लगा था। कोचिंग सेंटर में बच्चों के साथ समय बिताना उसके लिए जीवन की एक नई ताकत बन गया था। लेकिन दिल के किसी कोने में महिमा के शक और अनुराग की सच्चाई के बीच की दुविधा उसकी रातों की नींद चुरा लेती। कभी आईने में अपना चेहरा देखती और उस आँख के तिल को देखकर सोचती, क्या सच में यह मेरी जिंदगी रोक देगा या फिर यही मेरी पहचान बनेगा? उधर महिमा अपने भाई अनुराग को बहुत चाहती थी। उसके लिए वह हमेशा माँ जैसी रही। उसने ही अनुराग को पढ़ाया, संवारा और घर की जिम्मेदारियों में साथ खड़ा किया।
ऐसे में अनुराग की शादी जैसे बड़े फैसले में उसकी राय सबसे अहम थी। वह भी असमंजस में थी। रात को बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते सोचती, लड़की अच्छी है, शिक्षिका है, स्वभाव से भी मीठी, लेकिन समाज क्या कहेगा? शादी में रिश्तेदार, पड़ोसी, सबको तो देखना होगा। अगर बार बार उंगलियां उठी तो भाई का दिल टूटेगा। महिमा जानती थी कि अनुराग नीलिमा को पसंद करता है, लेकिन एक बड़ी बहन के नाते उसके दिल में संकोच बना हुआ था। अनुराग का मन बिल्कुल साफ था। वह नीलिमा को अपनाना चाहता था। जब वह रेस्टोरेंट में पहली बार उससे मिला था, तभी उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि यही लड़की उसकी जीवन संगनी बने। वह अक्सर सोचता, जब इसने अपने भाई की मौत जैसी त्रासदी सह ली, अब इसने अपने आंसुओं के बावजूद बच्चों को मुस्कुराना सिखा दिया, तो ऐसी लड़की जीवन भर साथ देगी। आँख का तिल क्या मायने रखता है, यही तो उसकी असली पहचान है। अनुराग कई बार अपनी बहन महिमा से बात करना चाहता, लेकिन उसके सवालों के सामने चुप हो जाता। उधर विकास की अचानक वापसी ने कहानी को नया मोड़ दे दिया था। वह नीलिमा के दिल का पहला प्यार था। उन दिनों की यादें, वर्षा से उसकी नज़दीकी, लोगों के बीच अफवाह कि विकास वर्षा रिलेशनशिप में रहती है, सब नीलिमा के मन में फिर से उभरने लगा था। लेकिन विकास अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने जब नीलिमा को साथ की जरूरत थी तब साथ दिया था। वर्षा भी कितना बदल गई थी। दोनों ने बचपन की दोस्ती की लाज रखी थी। नीलिमा यह भी जानती थी कि विकास का प्रस्ताव अब सिर्फ सहारे की भावना से उपजा था, ना कि सच्चे रिश्ते से। उसने मन ही मन तय किया, अतीत को पकड़े रखने से जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। विकास मेरा बीता हुआ सपना है, और वह और वर्षा, कुछ तो होगा ना उनके बीच। अब मुझे नया रास्ता चुनना है। इधर मीनाक्षी मैम सब देख रही थी। एक टीचर से बढ़कर वह नीलिमा की मार्गदर्शक, उसकी बड़ी बहन और कभी कभी माँ जैसी बन गई थी। उन्होंने महिमा को समझाने का ठान लिया। एक दिन उन्होंने महिमा को अकेले बुलाकर कहा, देखो महिमा जी, मैं सीधी बात करूंगी, सुंदरता या कोई निशान की पहचान नहीं होता। जो रिश्ता दिल से जुड़ता है वही टिकता है। महिमा थोड़ी हिचकते हुए बोली, पर दीदी, लोग क्या कहेंगे? रिश्तेदारों की बातें, भाई तकलीफ ना दे, यही सोचकर डरती हूँ। मीनाक्षी झुंझलाहट में बोली, तो क्या हम अपनी बहन बेटियों की जिंदगी समाज की उंगलियों पर छोड़ देंगे? लोग तो भगवान पर भी ताना कसते हैं। आप अपने भाई की खुशी देखे, और अनुराग की आंखों में मैंने साफ देखा है वह नीलिमा की कितनी इज्जत करता है। महिमा चुप हो गई। पहली बार उसने महसूस किया कि शायद उसका डर बेवजह ही था। उस दिन नीलिमा देर तक आईने के सामने खड़ी रही। उसने अपने चेहरे को गौर से देखा। उस आँख के छोटे से तिल को देखकर वह धीमे से बोली, तूने मुझे हमेशा डराया। लगता था तुझसे मेरी जिंदगी अटक जाएगी, पर अब मैं समझ गई हूँ, तू मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। अगर कोई मुझे इस रूप में नहीं अपनाता तो मुझे भी उसकी ज़रूरत नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि आत्मविश्वास के थे। कुछ ही दिनों बाद मीनाक्षी और प्रताप ने अनुराग और उसके परिवार को नीलिमा के घर बुलाया। माहौल सादा था। बैठक में कुर्सी बिछी थी। एक तरफ मिठाई रखी थी। कृष्णपाल और रेणुका थोड़े संकोच से में थे। बेटे की मौत के बाद वे बेटी की खुशी के लिए ही जी रहे थे। अनुराग ने सीधे शब्दों में कहा, मुझे नीलिमा से कोई शिकायत नहीं है। मैं उसे उसके उसी रूप में अपनाना चाहता हूँ। सबकी नज़रें महिमा पर टिकी थी। महिमा ने कुछ पल सोचा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, अगर मेरे भाई को खुशी मिल रही है
तो मुझे और क्या चाहिए। नीलिमा, मैं तुझे अपनी बहन मानकर घर लाऊंगी। कमरे में सन्नाटा टूटा। कृष्णपाल की आंखें भर आई। रेणुका ने सिर झुकाकर भगवान को धन्यवाद दिया। नीलू ने भीगते स्वर में कहा, महिमा दीदी, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। इस बीच विकास को भी यह खबर लगी। वह नीलिमा से मिलने उसकी कोचिंग के बाहर आया था। विकास ने कड़वाहट से कहा, वर्षा या अन्य लोग तुम्हें झूठी यूं ही नहीं कहते। मुझे लगा था शायद मुझे एक और मौका दोगी। नीलिमा ने शांत रहकर ही कहा, विकास, तुम मेरा पहला प्यार थे, लेकिन प्यार सिर्फ नाम का नहीं होता, साथ निभाने का होता है। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम साथ नहीं थे। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकती। विकास बिना उत्तर दिए चुपचाप चला गया। समाज में भी अब इस विषय पर चर्चा शुरू हो गई। कुछ ने कहा, लड़की की आंख में तिल है, फिर भी उसे इतना अच्छा रिश्ता मिला। तो कुछ ने कहा, ये तो भगवान की मर्जी है, दिल अच्छा हो तो रूप रंग कुछ नहीं बिगाड़ता। धीरे धीरे वही लोग जो पहले शक कर रहे थे, अब नीलिमा के साहस और अनुराग की साफगोई की मिसाल देने लगे। कुछ महीनों बाद नीलिमा की शादी बड़े ही सादे ढंग से हुई। ना कोई शोर शराबा, ना दिखावा, बस परिवार, दोस्त और कोचिंग सेंटर के बच्चे। जब नीलिमा दुल्हन बनी तो उसका वही तिल सबकी नज़र में आ रहा था, लेकिन इस बार वह उसकी कमजोरी नहीं, उसकी खूबसूरती का हिस्सा लग रहा था। महिमा ने आगे बढ़कर उसके माथे पर तिलक लगाया और कहा, अब तू मेरी बहन है, घर में तेरी जगह मेरे बराबर होगी। नीलिमा की आंखें नम हो गई। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन विदा हुए तो मीनाक्षी और प्रताप एक तरफ खड़े होकर देख रहे थे। प्रताप ने कहा, दीदी, आज सच में लगता है कि भावेश की आत्मा को शांति मिली होगी। मीनाक्षी मुस्कुराकर बोली, हाँ प्रताप, उसकी बहन अब अकेली नहीं है, हमने उसे संभाल लिया है, यही हमारी बड़ी जीत है, सबसे बड़ी जीत है। नीलिमा अब अनुराग के साथ नई जिंदगी की ओर बढ़ चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वह कोचिंग सेंटर को और मजबूत बनाएगी। उसका सपना था कि हर बच्चे को उच्च शिक्षा का अधिकार मिले। महिमा भी अब उसके साथ खड़ी थी। धीरे धीरे दोनों में गहरा रिश्ता बन गया। वर्षा की माँ, जो शुरू से ही नीलू की फैन थी, लोगों से कहती, नीलिमा जैसी बेटियां ही समाज का चेहरा बदल सकती है। और सच भी था। नीलू ने अपने आंसुओं से हिम्मत गढ़ी, अपने दिल से पहचान बनाई और अपने आत्मविश्वास से जिंदगी को नया मोड़ दिया। कोचिंग सेंटर की छत पर नीलू खड़ी आसमान देख रही थी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह बुदबुदाई, धन्यवाद भगवान, तूने मुझे टूटने नहीं दिया। यह तिल अब मेरी हार नहीं, मेरी जीत का प्रतीक है। नीचे से बच्चों की आवाज़ आई, नीलिमा मैडम, नीलिमा मैडम। वह मुस्कुराई और सीढ़ियाँ उतरने लगी। अब उसकी ज़िंदगी का हर कदम रोशनी की ओर था। नीलू की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। अनुराग के घर में उसकी उपस्थिति ने जैसे घर का वातावरण ही बदल दिया था। महिमा, जो पहले हर चीज में शक की परछाई लिए घूमती थी, अब धीरे धीरे नीलिमा के गुणों से प्रभावित हो रही थी। कोचिंग सेंटर की व्यवस्था, बच्चों की हंसी, घर के कामकाज और अनुराग का साथ, सब मिलकर नीलिमा को जीवन का एक नया अर्थ दे रहे थे। पर जिंदगी जहाँ खुशियाँ देती है, वही कसौटियों पर भी कसती है। उस दिन कोचिंग सेंटर में गर्मियों की दोपहर थी।
पंखे की आवाज़ और बच्चों की सरसराती कापियाँ कमरे में गूंज रही थीं। नीलू ब्लैक बोर्ड पर गणित का सवाल हल कर रही थी। तभी शोर उठा। पीछे बैठी शिल्पा चिल्लाई, मेरे पैसे, मेरा मनी बैग कौन ले गया? पूरा क्लास हड़बड़ा गया। बच्चे खड़े हो गए। किसने लिया शिल्पा का बैग? अरे मैंने तो कुछ नहीं लिया। पक्का इस दीपा ने लिया होगा। यही हमेशा उसके आसपास मंडराती रहती है। इन्हीं संवादों से क्लासरूम गूंज उठा। तभी दीपा, जो पिछली बेंच पर बैठी थी, घबरा कर खड़ी हो गई। नहीं मैडम, मैं तो अपने काम में लगी हूँ, लिख रही हूँ। मैंने कुछ नहीं लिया। थोड़ी देर में शोर सुनकर बाहर फीस जमा करने आए अभिभावक भी अंदर आ गए। शिल्पा के पिता, जो मोहल्ले के एक दबंग किस्म के आदमी थे, सबसे पहले अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर सीधे कमरे में घुसे और सख्त आवाज़ में बोले, मैडम, यही हाल है आपके सेंटर का। बच्चों के पैसे तक सुरक्षित नहीं। यह लड़की यही चोर है। इसको और इसके घर को मैं जानता हूँ। इनके तो संस्कार ही ऐसे हैं। दीपा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी माँ जी संस्थान में ही झाड़ू पोछा करती थी। सबके सामने सिर झुका खड़ी थी। वह बार बार कहती, मेरी बच्ची ऐसा कभी नहीं करेगी साहब। यह तो पढ़ाई के लिए यहाँ आती है। पर कौन सुनता। भीड़ बढ़ती जा रही थी। नीलू ने सबको शांत करने की कोशिश की। उसने सख्त स्वर में कहा, सब लोग वहाँ बैठ जाए। पहले सच जाना जाएगा, फिर फैसला होगा। कमरे में सन्नाटा पसर गया। सबकी निगाहें अब नीलू पर टिक गई। उसने धीरे से कहा, शिल्पा के पैसे व मनी बैग किसी ने नहीं चुराए। मैंने खुद अपने पास रख लिए थे। सारे अभिभावक हक्का बक्का रह गए। आपने? पर क्यों? शिल्पा के पिता ने भौई चढ़ाकर पूछा। नीलू ने बिना विचलित हुए उत्तर दिया, कल जब शिल्पा जल्दी में जा रही थी, उसका बैग खुला रह गया था। पैसे का छोटा सा बैग गिरने ही वाला था। मैंने निकाल कर अपने पास रख लिए ताकि खो ना जाए। उसे उसी समय देती, पर वह बहुत तेजी से आगे निकल गई और आज मैं बताना भूल गई। यह गलती मेरी है, किसी और की नहीं। नीलू ने अपना बैग खोला और सचमुच पैसे का छोटा सा बैग निकालकर शिल्पा को थमा दिया। शिल्पा हैरानी से बोली, मैडम, आपने क्यों नहीं बताया? मैं तो डर ही गई थी। शिल्पा के पिता की आंखें झुक गई। वे बड़बड़ाए, शायद शिल्पा की लापरवाही और गलती थी, लेकिन कई लोग अब भी कानाफूसी कर रहे थे। देखा मैडम ने झूठ बोला होगा सेंटर को बदनामी से बचाने के लिए। तो दूसरा बोला, जो भी हो, पर झूठ बोलकर भी उन्होंने दीपा की इज्जत बचा ली। मतलब पैसे दीपा ने ही निकाले थे? मैं विश्वास से तो नहीं कह सकती, पर मैंने अपनी आंखों से देखा। भीड़ की गर्मा गर्मी में नीलिमा मैम उठकर दीपा के पास गई थी। वह सुबक सुबक कर रोने लगी। इन्हीं अनगिनत बातों के साथ भीड़ अब छटने लगी। तभी दीपा दौड़कर नीलू के पैरों से लिपट गई। मैडम, आपने मेरे लिए सबके सामने झूठ क्यों बोला? अगर लोग आपको ही गलत समझ ले तो? नीलू ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, पहले मुझे बताओ, तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? दीपा ने आत्मगिलानी से सर झुकाकर कहा, मुझे लालच आ गया था मैडम। तभी दीपा के पीछे से उसकी माँ निकल कर आई और भावुक हो बोली, लालच नहीं मैडम, हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। मेरी तनख्वाह ही कितनी है, ऊपर से इसके पिता का काम छूट गया। सांस की भी बीमारी ने उन्हें अलग से पकड़ लिया। नीलू उन माँ बेटी की परिस्थितियों को अंदर से महसूस कर सोचने लगी कि आज प्रताप सर और मीनाक्षी मैम से इसकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बात करूंगी।
तभी दीपा रोते हुए बोली, आज आप मेरी वजह से झूठी हो गई। दीपा, अगर मेरा झूठ तुम्हें चोर कहलाने से बचा सकता है तो यह झूठ सच में बड़ा है। याद रखना, सच हमेशा किताबों में नहीं, दिलों में लिखा जाता है। अनुराग नीलू को लेने आया था, पर वह पूरा दृश्य चुपचाप देख रहा था। उसके मन में नीलू की छवि और भी ऊंची हो गई। वह सोच रहा था, लोग इसे झूठी कहते हैं, पर इसका हर झूठ किसी की जिंदगी संवार देता है। क्या यही झूठ बुरा हो सकता है? नहीं, यह तो इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। शाम को जब घर लौटे, अनुराग ने नीलू को अकेले बुलाकर कहा, नीलिमा, आज तुमने जिस तरह उस बच्ची की इज्जत बचाई, मैं तुम्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। नीलू मुस्कुरा दी। अनुराग, मुझे विश्वास हो गया था कि दीपा ने ही कुछ गड़बड़ की है। मैंने मौका देखकर, लोगों की नज़र से बचकर उसके पास जाकर उसके बैग में हाथ डाल पैसे निकाल लिए। वह सुबकती रह गई। अपने पति की तरफ देखकर उसने आगे कहा, अगर मेरे झूठ से किसी मासूम का दिल बचता है तो वही मेरा सच है। अनुराग की आंखें नम हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर लोग तुम्हें झूठी कहते हैं तो मैं गर्व से कहूँगा कि मैं झूठी का पति हूँ। समाज में अभी इस बात पर फुसफुसाहट जारी थी। सुना तुमने, कोचिंग की मैडम ने चोरी छुपाई। हाँ, वही झूठी है ना जन्म की। हर बार किसी न किसी के लिए झूठ बोल देती है, पर उसने गरीब लड़की का नाम बचाया। इसमें बुराई क्या है? अरे भाई, झूठ झूठ होता है, चाहे कारण कोई भी हो। यही है हमारा समाज, अच्छा भी बुरा भी। अब बातें महिमा तक भी पहुंची। वह कुछ देर सोचती रही। पहले का डर उसके मन में फिर जागा। लोग फिर से उंगली उठाने लगे, कहीं ये सब मेरे भाई की बदनामी ना कर दें। इस बार उसने खुद से कहा, नहीं, अब मैं नीलिमा पर शक नहीं करूंगी। इसने साबित कर दिया है कि इसका झूठ इंसानियत के लिए है। अपने भाई अनुराग से उसने कहा, भाई, तेरी पत्नी सच में महान है। अगर लोग इसे झूठी कहते हैं तो यह नाम इसकी शान है। इस घटना से कोचिंग सेंटर की इज्जत बढ़ गई। बच्चे कहते, नीलिमा मैडम सिर्फ पढ़ाती ही नहीं, हमारी इज्जत भी बचाती है। मीनाक्षी और प्रताप ने गर्व से कहा, हमारा सेंटर सिर्फ किताबें पढ़ने की जगह नहीं, बल्कि जीवन जीने की शिक्षा देने का भी है। गर्मी की उस तपती दोपहर की घटना ने पूरे मोहल्ले और कोचिंग सेंटर में हलचल मचा दी थी। लोग अलग अलग राय दे रहे थे। किसी को नीलिमा महान लगी, किसी को चालाक, लेकिन सच्चाई यह थी कि नीलू ने अपने मन में दीपा के आंसुओं और उसकी माँ के हालात देख लिए थे। उसके झूठ का बोझ अब भी उसके दिल पर था, पर वह जानती थी कि यह झूठ किसी को डुबोने वाला नहीं, बल्कि किसी की इज्जत बचाने वाला था। घर लौटकर भी अनुराग के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, अगर लोग तुम्हें झूठी कहते हैं तो मैं गर्व से कहूँगा कि मैं झूठी का पति हूँ। यह सुनकर नीलू के भीतर एक अजीब सी ताकत आ गई थी। उसे लगा उसका हर कदम अब समाज की कसौटी पर तोला जाएगा, और यह कसौटी आने वाले दिनों में और कठिन होने वाली थी। मोहल्ले की औरतें गली में झुंड बनाकर बात कर रही थी। सुना है कोचिंग वाली मैडम चोरी छुपाती है। अरे वो चोरी नहीं, गरीब बच्ची की इज्जत बचाई। झूठ बोलकर झूठ तो झूठ होता है, पर बहन, अगर हमारी बेटी होती तो। बात अधूरी रह गई। सबके चेहरों पर चुप्पी फैल गई। उधर महिमा भी भीतर ही भीतर द्वंद्व में थी। पहले वह नीलू पर शक करती थी, अब उसने खुद को समझा लिया था कि नीलिमा का झूठ दरअसल इंसानियत का दूसरा नाम है। मगर समाज इतनी जल्दी कैसे समझेगा? अनुराग इस बार चुप नहीं बैठा। उसने तय किया कि जो लोग गलत बातें फैला रहे हैं उनके सामने सच्चाई रखी जानी चाहिए।
उसने मोहल्ले के कुछ जिम्मेदार लोगों को घर बुलाकर कहा, देखिए, अगर आज नीलिमा झूठ नहीं बोलती तो वह मासूम बच्ची चोरी के नाम से बदनाम हो जाती। हमारे समाज में गरीब का नाम एक बार खराब हो जाए तो फिर जिंदगी भर उस पर उंगली उठती रहती है। लोग सोच में पड़ गए। अनुराग की बात में दम था। दीपा इस घटना के बाद पूरी तरह बदल गई थी। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, अब कभी लालच नहीं करूँगी। मैडम ने मेरे लिए जो किया मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। उसकी माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बिटिया, तेरी तकदीर बदल जाएगी। इस पढ़ाई मेहनत से कर, बस पढ़ाई मेहनत से कर। वही नीलिमा ने सचमुच प्रताप सर और मीनाक्षी मैम से बात की। दीपा की माँ की तनख्वाह बढ़ा दी गई। इससे उनके घर में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से कहाँ चलती। घटना के 3 दिन बाद कोचिंग सेंटर में शिक्षा विभाग के 2 अफसर आ धमके। उनके साथ वही शिल्पा का पिता था। हमारे पास शिकायत आई है कि यहाँ चोरी छुपाई जाती है। सेंटर की मैडम बच्चों के बैग चेक करती है और खुद पैसों को अपने पास रख लेती है। मीनाक्षी और प्रताप घबरा गए। उन्होंने नीलू की तरफ देखा। नीलू ने बिना घबराए कहा, हाँ, मैंने शिल्पा का मनी बैग अपने पास रखा था, लेकिन सिर्फ सुरक्षित रखने के लिए, किसी लालच से नहीं। मेरे पास सबूत भी है। उसने अपना बैग निकाला जिसमें अभी भी कई बच्चों की कापियाँ और गुम हुए छोटे सामान सुरक्षित रखे थे। जब भी कभी किसी का सामान गिरता है या छूट जाता है, मैं उसे संभाल कर रख लेती हूँ। यह मेरी आदत है, अपराध नहीं। अफसरों ने सामान देखा और मुस्कुरा दिए। असल में शिकायत झूठी थी, पर हमें कर्तव्य निष्ठा निभानी थी। अब हमें समझ आ गया कि यह सेंटर सच में बच्चों को सुरक्षित माहौल देता है। शिल्पा का पिता चुपचाप निकल गया। उसकी चालाकी नाकाम हो गई थी। अब मोहल्ले में फुसफुसाहट की जगह सम्मान की बातें होने लगी। वो मैडम सच में नेक है, झूठी कहकर हमने ही गलत समझा। उनका झूठ ही हमारी सच्चाई बन गया। लड़के लड़कियां भी उत्साह से पढ़ाई में जुट गए। दीपा सबसे आगे बैठकर पढ़ने लगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। एक दिन महिमा ने अनुराग से कहा, भाई, पहले मैं नीलिमा को लेकर हमेशा शंका में रहती थी, पर आज मानती हूँ वह हम सबसे बड़ी है। अगर झूठ बोलना पाप है तो उसका झूठ पुण्य है। मैं अब कभी उस पर उंगली नहीं उठाऊंगी। अब मैं संतुष्ट हुई। मुझे अब अपने घर जाने में कोई दिक्कत नहीं। नीलू यह सुनकर भावुक हो गई। दीदी, आप मेरी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। अगर आपको यकीन मिल गया तो यही मेरी जीत है। पर अभी मैं आपको आपकी ससुराल जाने नहीं दूंगी। गृहस्थी में अभी मुझे आता ही क्या है। भगवान को धन्यवाद देते हुए महिमा ने नीलू का माथा चूम लिया। नीलू की बढ़ती लोकप्रियता ने कई लोगों को चुभना शुरू कर दिया, खासकर वे कोचिंग सेंटर वाले जिनके यहाँ बच्चों की भीड़ कम हो गई थी। इनको सह देने वाला था नीलू का वही रामधन चाचा, जिससे भले ही पुलिस का सहारा लेकर नीलू ने इसका ब्याज सूद का काम बंद करा दिया था, वही खार खाया बैठा था। एक दिन यही लोग सेंटर के बाहर पोस्टर चिपका रहे थे जिसमें लिखा था, झूठी मैडम के झूठ से सावधान, अपने बच्चों का भविष्य खतरे में ना डाले। यह देखकर प्रताप सर, मीनाक्षी मैम चिंतित हो गए। अनुराग ने गुस्से में कहा, यह किसी की साजिश है, मैं चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन नीलू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अनुराग, गुस्से से नहीं, धैर्य से जीत होती है। अगर मैं सच में झूठी हूँ तो मेरा हर कर्म मुझे साबित करेगा, और अगर लोग सिर्फ नाम से मुझे झूठी कहते हैं तो समय उन्हें जवाब देगा। अगले रविवार को सेंटर ने माता पिता संग बच्चों का मिलन कार्यक्रम रखा। इसमें बच्चों को सामने लाकर उनके माता पिता के सामने अपने विचार बोलने का मौका दिया गया। दीपा सबके सामने आई और बोली, अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ नीलिमा मैम की वजह से। जब सब मुझे चोर कह रहे थे, उन्होंने मेरे लिए झूठ बोला, पर उनका झूठ ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। मैं वादा करती हूँ मैडम कि अब आपकी
झूठी पहचान मेरी सच्चाई बदल देगी। पूरा हॉल में तालियां गूंज उठी। अभिभावकों की आंखें नम हो गई। अब कोई भी झूठी शब्द को गाली की तरह नहीं ले रहा था, बल्कि लोग गर्व से कहने लगे, वो हमारी झूठी मैडम है, जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाती नहीं बल्कि इंसानियत भी सिखाती है। बचपन से उसने हमारे बच्चों के अंदर कितनी ही अच्छाइयों के बीज बोए हैं। अनुराग ने मुस्कुराकर कहा, देखा नीलिमा, बच्चे अब तुम्हें झूठी नहीं, अपना आदर्श मान रहे हैं। नीलिमा ने गर्व से कहा, नहीं अनुराग, मैं वही झूठी हूँ। यही नाम मेरी पहचान है, क्योंकि इस नाम में उन सब मासूमों की इज्जत छिपी है जिनके लिए मैंने अब तक झूठ बोला। शाम को जब सब थक कर घर लौटे, छत पर ठंडी हवा चल रही थी। नीलू ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, अगर झूठ बोलना पाप है तो मुझे ऐसे ही झूठ देते रहना जो किसी की जिंदगी बना सके। रामधन चाचा का पर्दाफाश कर मैंने कितने गरीबों को उसकी किस्तों से बचाया। अनुराग उसके पास खड़ा था। उसके दिल में सिर्फ एक ही भावना थी, मेरी पत्नी झूठी नहीं बल्कि सबसे बड़ी सच्ची है। सुबह की हल्की धूप में जब अनुराग और नीलू अपने घर से निकले तो आसमान में धुले हुए बादलों की कतारें जैसे उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। शादी को 6 महीने हो चुके थे। इस आधे वर्ष में दोनों ने न जाने कितनी परीक्षाएं दी थी, कभी समाज की, कभी अपने कर्म की और कभी एक दूसरे की भावनाओं की। नीलू के चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति थी। जिस झूठ ने कभी उसके जीवन को बोझ बना दिया था, वही अब उसकी पहचान बन गया था। मोहल्ले के बच्चे उसे सच्चाई की मिसाल मानने लगे थे। अनुराग और अनुराग के पिता भी अब उस पर गर्व महसूस करते थे। महिमा दीदी अब अपने घर लौट चुकी थी। जाते समय उन्होंने नीलू का हाथ पकड़कर कहा था, नीलिमा, तू झूठी नहीं, तू वो आईना है जिसमें इंसानियत का चेहरा साफ दिखाई देता है। ये शब्द अब नीलू के कानों में गूंजते रहते। आज नीलू अपने मायके जा रही थी। कई दिनों बाद अनुराग साथ था। रास्ते में दोनों चुप थे। सिर्फ मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट और हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थी। अनुराग ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों जी, मायके चलने की इतनी देर क्यों लगी? माँ बाबूजी तो बार बार बुलाते होंगे। नीलू ने धीमे स्वर में कहा, हाँ बुलाते तो है, पर जाने का मन नहीं करता। हर बार कुछ अधूरा सा लगता है वहाँ। अधूरा क्यों? नीलू ने गहरी सांस ली, क्योंकि अब वो घर मुझे अपने भाई बिट्टू के बिना पूरा नहीं लगता। अनुराग कुछ कहने ही वाला था कि तभी बस स्टॉप के पास एक मैदान दिखाई दिया। नीलू ने धीरे से कहा, यही तो मैं और बिट्टू मोहल्ले के बच्चों के संग खेला करते थे बचपन में। यह कहते हुए उसकी आंखें भीग उठी। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। चेहरे पर उम्र और दर्द की लकीरें थी। आ गई बेटी, तू आई तो जैसे घर में रोशनी आ गई। नीलू ने झुककर माँ के पैर छुए। भीतर जाकर देखा, पिता पुराने बिस्तर पर बैठे थे। सामने वही पुराना टीवी रखा था जो बिट्टू को बहुत प्यारा था। उसके बापू ने धीमे स्वर में कहा, बिटिया, आज तेरे कदमों की आहट सुनी तो लगा शायद बिट्टू आ गया। यह सुनकर नीलू के भीतर कुछ टूट सा गया। उसने सिर झुका लिया। अनुराग ने आगे बढ़कर उसके पैर छूते हुए कहा, प्रणाम पिताजी। उन्होंने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, खुश रहो बेटा, तुम दोनों को साथ देखकर अच्छा लगा। थोड़ी देर तक सब एक दूसरे के चेहरे देखते हैं। फिर माँ ने कहा, नीलू, तेरे लिए मैगी बनाई है, बिट्टू को बहुत पसंद थी तो आज उसके नाम की बनाई है। नीलू ने धीरे से प्लेट हाथ में ली, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अम्मा, बिट्टू को तो कभी भूख नहीं लगती थी,
जब मुझसे झगड़ता था। वो मुस्कुराई पर आंसू छलक आए। रात को जब सब सो गए तो नीलू छत पर चली गई। हवा में ठंडक थी पर उसके दिल में गर्म आंसू बह रहे थे। अनुराग भी पीछे आ गया। क्या हुआ नीलिमा, इतने दिनों बाद आई हो और उदास बैठी हो? नीलू ने आसमान की ओर देखा। तारे जैसे उसके आंखों के आंसू झिलमिला रहे थे। अनुराग, बचपन में जब भी बिट्टू और मेरी लड़ाई होती थी ना, तो वो हमेशा मुझसे यही कहता था, दीदी झूठी है। मुझे बुरा लगता था, मैं रोती थी, पर अब लगता है वो शब्द जैसे मेरे नाम में समा गया है। अनुराग ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, शायद बिट्टू को पता था कि तुम सच में झूठ बोलोगी, मगर ऐसे झूठ जो दूसरों की जिंदगी बना देंगे। नीलू हल्के से मुस्कुराई और बोली, पर अनुराग, आज भी जब बापू की आंखों में उसकी कमी देखती हूँ ना, तो लगता है काश वो होता तो मुझे झूठी कहकर गले लगाता। अनुराग ने चुपचाप उसका सिर अपने कंधे पर रख दिया। अगली सुबह माँ ने पुराने संदूक में से कुछ कपड़े और कागज निकालते हुए कहा, बिटिया, ये तेरे बिट्टू के समान है। जब वो बीमार हो गया था तो तेरे नाम की एक चिट्ठी छोड़ी थी, कभी पढ़ी नहीं तूने? नीलू ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। कागज मुड़ा हुआ था पर लिखावट वही, प्यारी, झुकी झुकी, भोली सी। दीदी, जब तू मुझसे लड़ती है मुझे गुस्सा आता था, पर अब वह दिन मैं याद करता हूँ। पर जब तू चुपचाप कोने में बैठकर रोती है तो मैं भी रोता हूँ। तू झूठी है दीदी, मुझसे झूठ कहती है कि तू जल्दी ठीक हो जाएगा, पर अब मैं बचूंगा नहीं। मुझे पता है अगर मैं कभी दूर चला जाऊं तो अपने इस झूठी नाम को कभी बदलना मत, क्योंकि तेरे हर झूठ में सच्चाई होती है। तेरा भाई बिट्टू। नीलू की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने चिट्ठी सीने से लगा ली। देखा अनुराग, वो जानता था कि मैं झूठी बनूंगी, पर अच्छे कामों के लिए। अनुराग ने सिर हिलाया और कहा, वो सब कुछ जानता था नीलिमा। उस रात नीलिमा ने सपना देखा, वही उनके खेल का मैदान, वही बचपन का आंगन, और बिट्टू सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। दीदी, तू रो क्यों रही है? मैं तो बस मजाक में कहता था झूठी। तो कहाँ चला गया बिट्टू, मेरा भाई? मैं कहीं नहीं गया दीदी, मैं तेरे हर अच्छे झूठ में हूँ। जब भी तू किसी के लिए सच्चा काम करेगी मैं तेरे पास रहूँगा। नीलू ने उसे गले लगाया, पर जैसे ही उसने आंखें खोली वह गायब था। उसने बुदबुदाते हुए कहा, बिट्टू, अब मैं तेरा वादा निभाऊंगी। अगले दिन अनुराग ने कहा, नीलिमा, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ कमज़ोर है। हमें जल्द ही इन दोनों को अपने साथ ले चलना चाहिए। माँ ने सुना तो बोली, नहीं बेटा, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, पर तुम लोग जल्दी जल्दी आते रहना। इस घर में अब सिर्फ यादें बची है। नीलू ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, अब यह घर खाली नहीं रहेगा। मैं यहाँ बच्चों के लिए एक छोटा सा अध्ययन केंद्र खोलूंगी, बिट्टू के नाम से। माँ की आंखें चमक उठी। सच कह रही है बिटिया? हाँ माँ, भावेश शिक्षा केंद्र, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिलेगी। वहाँ मैं उन्हें बताऊंगी कि झूठ बोलना हमेशा गलत नहीं होता, अगर वो किसी की जिंदगी बचा दे। इस प्रकार के और भी मानवीय गुण। अनुराग ने गर्व से कहा, लोग तुम्हें झूठी कहते हैं, पर तुम्हारे हर झूठ के पीछे सच्चाई छुपी रहती है। 2 महीने बाद वही पुराना घर एक नए रूप में सज गया। दीवारों पर बच्चों की रंगीन पेंटिंग्स थी। दरवाजे के ऊपर बोर्ड लगा था, भावेश शिक्षा केंद्र, संचालिका नीलिमा अनुराग। मोहल्ले के बच्चे
उनके माता पिता और कई पुराने लोग आए, जिनमें वर्षा भी थी। माँ ने दीपक जलाया। नीलू ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, मेरे भाई बिट्टू ने मुझे बचपन में झूठी कहा था। वो नाम मेरा आशीर्वाद बन गया। अगर इस झूठ के नाम पर किसी का भविष्य बनता है तो मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे बार बार झूठी कहे। तभी सर झुकाए हुए वर्षा ने कहा, बचपन की नादानियों में मैं भी तुझे सबके सामने झूठा साबित करने पर तुली रहती थी। क्या तू मुझे? नीलू ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। तभी तालियों की गूंज से पूरा माहौल भर गया। प्रताप सर और मीनाक्षी मैम भी आए थे। उन्होंने कहा, नीलिमा, तुमने शिक्षा को नया अर्थ दिया है। अब हर बच्चा यहाँ से सिर्फ अक्षर नहीं, इंसानियत भी सीखेगा। समारोह खत्म होने के बाद शाम को जब सब जा चुके थे, नीलू अकेली छत पर खड़ी थी। हवा में कहीं दूर से मंदिर की घंटियां बज रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, बिट्टू देखना, तेरा नाम आज सबकी जुबान पर है। तेरी दीदी यहाँ नन्ही पौध पैदा करेंगे जो आगे जाकर प्रकाश फैलाएंगे। अनुराग पीछे से आया और उसे अपने बाहु पास में ले उसके माथे पर चुंबन लेकर बोला, नीलू, वहाँ आकाश की ओर देखो, जहाँ एक तारा अलग चमक रहा है। नीलू के होठों पर फुसफुसाहट थी। वो बिट्टू ही तो है, मेरी सच्चाई का साक्षी। अनुराग ने उसे और अपने पास खींचते हुए कहा, मेरी पत्नी झूठी नहीं, वह सच्चाई का पर्याय बन चुक गई है। सुबह के 7 बजे थे। विद्या कोचिंग सेंटर के प्रांगण में बच्चों की भीड़ जुटने लगी। दीवारों पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अगर पढ़ाई में तेज होना है तो नीलिमा मैम से पढ़ना है। नीलू क्लास में प्रवेश करती तो मानो बच्चों के चेहरे पर सूरज उगाता। गुड मॉर्निंग मैम। उसकी मुस्कान जैसे हर चेहरे पर आत्मविश्वास बन जाती। अब यह संस्थान छोटे शहर की शान बन चुका था। प्रताप सर और मीनाक्षी मैम ने कई शाखाएं खोली थी और इस शाखा की पहचान बन चुकी थी नीलिमा और अनुराग की जोड़ी। क्योंकि अपनी सरकारी नौकरी से खाली समय में अनुराग ने भी यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया था। नीलू अब सुबह की कोचिंग के बाद दोपहर को अपने मोहल्ले में भावेश अध्ययन केंद्र चलाती थी। वो जगह उसके दिल के सबसे करीब थी। एक पुराना हॉल, दीवारों पर बच्चों के हाथों से बने अक्षर, रंगीन चार्ट और कोने में बिट्टू की मुस्कुराती तस्वीर। वहीं 5 से 12 साल तक के बच्चे आते थे जिनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे या जो फीस नहीं भर सकते थे। वो बच्चों को अक्सर गन्ना और सबसे बढ़कर सपना देखना सिखाती थी। हर शाम वह अनुराग से कहती, ये बच्चे ना मुझे अपने बचपन की याद दिलाते हैं, बिट्टू की भी। अनुराग हंसकर जवाब देता, जब तुम क्लास में बच्चों को समझाती हो तो लगता है जैसे पूरी दुनिया को पढ़ाने का जिम्मा तुमने ले रखा है। लेकिन उस शाम एक लिफाफा जब सब कुछ बदल गया। अनुराग घर लौटा तो उसके हाथ में एक सरकारी पत्र था। क्या हुआ? नीलू ने पूछा। मेरा ट्रांसफर हो गया है आगरा में। नीलू कुछ पल के लिए चुप रही। कितने महीने के लिए? कम से कम 2 साल तो रहना ही होगा। खामोशी कमरे में उतर आई। दीवार पर लगी बिट्टू की फोटो जैसे सब देख रही थी। नीलिमा, अनुराग ने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ ये समय कठिन होगा, पर मुझे जाना होगा। वहाँ स्कूल की हालत खराब है और विभाग ने विशेष आदेश दिए हैं। नीलू ने अपने दोनों हाथों को परस्पर बांधते हुए कहा, मुझे पता है अनुराग, पर यहाँ माँ, बाबूजी और तुम्हारे पिताजी भी हैं। अब सबकी जिम्मेदारी मेरी होगी। अनुराग ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम ये सब संभाल लोगी, मुझे तुम पर भरोसा है। और वह थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, शायद अब तुम्हें अपने अंदर भी एक नई जिंदगी संभालनी पड़ेगी। नीलू ने हैरानी से उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी आंखों की चमक ने बता दिया।
नीलू मुस्कुराई और उसी पल उसकी आंखें भर आई। जीवन एक और परीक्षा लेने जा रहा था। अगले कुछ हफ्तों में अनुराग का ट्रांसफ़र हो गया। नीलू अब अकेली थी। घर में उसकी माँ, पिता और अनुराग के वृद्ध पिताजी थे। सुबह वह कोचिंग में क्लास लेती, दोपहर को घर संभालती और शाम को भावेश अध्ययन केंद्र में पढ़ाती। उसके दिन खत्म नहीं होते थे, बस रातें थक कर सो जाती। एक शाम उसके पिता ने कहा, बिटिया इतना काम मत कर, तुम पर असर पड़ेगा। नीलू मुस्कुरा कर बोली, बापू काम नहीं करूँगी तो मन नहीं लगेगा, ये बच्चे ही तो मेरी ताकत है। माँ ने नज़दीक जाकर धीरे से उसका सिर सहलाया और कहा, अब तू माँ बनने वाली है, अपने आप का भी ख्याल रख। नीलू ने माँ का हाथ पकड़ा। हाँ अम्मा, बिट्टू की याद को भुलाने के लिए अपने आप को व्यस्त रखती हूँ। पर तूने हम सबसे और अनुराग से एक वादा किया था, पर वादे निभाने के लिए कभी कभी वक्त से भी लड़ना पड़ता है अम्मा। कुछ समय बाद कोचिंग संस्थान में अभिभावकों की शिकायतें। नीलिमा मैम अब उतना समय नहीं दे पा रही। प्रताप सर ने एक दिन मीटिंग बुलाई। नीलिमा, हमें तुम्हारी मेहनत पर कोई शक नहीं, लेकिन तुम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, घर, अध्ययन केंद्र और अब तुम्हारी तबीयत भी। हम चाहते हैं कि तुम थोड़ा आराम कर लो। नीलू ने गंभीर स्वर में कहा, सर मैं आराम कर लूँगी, पर पढ़ाना नहीं छोड़ सकती। अगर मैं बच्चों को बीच में छोड़ दूँगी तो उनका आत्मविश्वास टूट जाएगा। मीनाक्षी मैम ने नरमी से कहा, नीलिमा हमें तुम्हारी ताकत पर पूरा भरोसा है, लेकिन खुद को भूलना भी ठीक नहीं। तुम चाहो तो अगले महीने से ऑनलाइन क्लास ले सकती हो, जब तक हालत ठीक ना हो। नीलू ने सिर झुकाकर हामी भर दी। उस रात घर लौटकर उसने बिट्टू की फोटो के सामने दीपक जलाया। तू तो कहता था दीदी, झगड़ा भी मुस्कुराकर जीतना, अब यही करूँगी। बरसात शुरू हो चुकी थी, बिजली बार बार जाती और नीलू मोमबत्ती की रोशनी में अपने बीएड की पढ़ाई भी करती। अनुराग हर शाम वीडियो कॉल करता। कैसी हो अम्मा, पिताजी सब ठीक है? सब ठीक है, बस तुम्हारी बहुत याद आती है। बस कुछ महीने और फिर ट्रांसफ़र वापस लगवाऊंगा। आखिरकार वो दिन आया। नीलिमा ने एक बच्चे को जन्म दिया। अम्मा ने रोते हुए कहा, बिट्टू फिर से लौट आया रे बिटिया। नीलू ने बच्चे को सीने से लगाया। मेरा बिट्टू मुझे छोड़कर कहीं गया ही नहीं। अनुराग को जब खबर मिली, उसने वीडियो कॉल पर देखा। नीलिमा, यह तो सच में बिट्टू लौट आया। नीलिमा मुस्कुराई। उम्मीद करती हूँ कि इसमें तुम्हारी सादगी और मेरी हिम्मत दोनों हो। बच्चे की किलकारी पूरे घर में गूंज उठी थी। अम्मा की आंखों से आंसू झर रहे थे और पिताजी ने दीवार पर लगी बिट्टू की तस्वीर के सामने दीपक रख दिया। नीलू ने बच्चे को गोद में उठाया। देखना अम्मा, वही आंखें हैं, वही मुस्कान है। पर कुछ तमाशबीन और ही चर्चा कर रहे थे। कोई कहता, अनुराग तो महीनों से बाहर है, फिर ये बच्चा। दूसरे ने कहा, कल ही तो मैंने इससे पूछा था कौन सा महीना है, तब इसने छठा बताया। छठे महीने में बच्चा, वह भी तंदुरुस्त। कोई फुसफुसाया, अब समझे क्या क्यों दिन रात बाहर रहती थी कोचिंग में। धीरे धीरे फुसफुसाहटें तानों में बदल गई।
कोचिंग के बाहर, चौक पर, यहाँ तक कि भावेश अध्ययन केंद्र के बाहर भी कुछ औरतें कहती, अरे छोड़ो ना, अब कौन मानेगा इसकी सच्चाई, झूठी है नीलिमा। एक शाम जब वह बच्चों को पढ़ा रही थी, एक बच्ची ने मासूमियत से पूछा, मैम, लोग आपको झूठी क्यों कहते हैं? नीलू सब कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि बेटा, जब कोई औरत अपने सपने खुद संवारती है तो लोगों को लगता है वो झूठ बोल रही है, पर सच्चाई को वक्त साबित करता है। उसी वक्त बाहर से अनुराग की आवाज आई, बिल्कुल सही कहा तुमने नीलिमा। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर मुड़ गई। अनुराग वहां खड़ा था, सरकारी ट्रांसफर के कागज हाथ में लिए। अनुराग के साथ कुछ तमाशबीन भी आ पहुंचे। उसने मुड़कर कहा, ये वही औरत है जिसने मेरा घर, मेरे पिताजी, अपने दुखी माता पिता और सैकड़ों बच्चों का जीवन संवारा है। ये वही औरत है जिसने कभी झूठ नहीं बोला। झूठा अगर कोई है तो वो जो इसके त्याग को समझ ना सका। प्रताप सर और मीनाक्षी मैम भी वहाँ पहुँचे थे। प्रताप सर बोले, नीलिमा हमारी संस्था की आत्मा है। अगर ये झूठी होती तो आज इतने बच्चे इसका नाम आदर से ना लेते। तमाशबीन खामोश हो गए। अम्मा ने बच्चों को गोद में लिया और कहा, देखो रे सब लोग, यही है सच्चाई का चेहरा, जिसने झूठ में भी कभी नहीं समझा मेरा बिट्टू चला गया, ईश्वर ने उसका विश्वास उसे लौटा दिया। नीलू ने सिर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, लोग चाहे जो कहे, पर सच कभी नहीं मरता। मेरा बिट्टू लौट आया, मेरी उम्मीद भी। अब मुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। भावेश अध्ययन केंद्र की दीवार पर लिखा था, अगर पढ़ाई में तेज होना है तो नीलिमा मैम से पढ़ना है। अब उसके नीचे बच्चों ने अपने हाथों से नया वाक्य जोड़ दिया था। और अगर सच में सच्चा होना है तो झूठी बनना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।